बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत हुई है। बीएनपी ने 300 में से करीब 209 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। पार्टी ने करीब 20 साल बाद बांग्लादेश की सत्ता में वापसी की है। लेकिन क्या यह सच में एक नई शुरुआत है या बस सत्ता का चेहरा बदला है? और अगर ये शेख हसीना मुक्त बांग्लादेश का पहला चुनाव है तो क्या अब लोगों की आवाज लौट आई है या फिर एक नया डर जन्म ले रहा है? ढाका के लिए कैलेंडर पर सिर्फ तारीख नहीं बदली है, बल्कि एक ऐसे दौर का आगाज हुआ है जिसका इंतजार ये मुल्क पिछले 15 साल से कर रहा था। 12 फरवरी के आम चुनाव में बीएनपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। ये जीत इतनी बड़ी है कि संसद में विपक्ष की कुर्सियां शायद खाली ही नजर आए। लेकिन क्या यह सिर्फ बीएनपी की लोकप्रियता का सबूत है या फिर कहानी कुछ और है? सच ये है कि इस बार मैदान पूरी तरह खाली था। चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया था। वही पार्टी जो कल तक सत्ता का पर्याय थी, आज उसका नामो निशान बैलेट पेपर पर नहीं था। शेख हसीना की नाव इस बार पानी में उतरी ही नहीं, और जब रेस में घोड़ा ही एक हो तो जीत तो तय ही थी। लेकिन क्या ऐसी जीत को हम सच्चा लोकतंत्र कह सकते हैं? अब आते हैं इस चुनाव के सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो शायद दक्षिण एशिया के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। इस बार जब वोटर पोलिंग बूथ के अंदर गया तो उसके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 बैलेट पेपर्स थे। एक हाथ से उसने अपनी सरकार चुनी और दूसरे हाथ से उसने अपने देश का संविधान बदलने के लिए वोट किया। जी हां, जनरल इलेक्शन के साथ साथ बांग्लादेश ने अपना पहला बड़ा जनमत संग्रह भी देखा। वोटर से पूछा गया कि क्या आप जुलाई चार्टर के रिफॉर्म्स को मंजूरी देते हैं? यह वही चार्टर है जिसे छात्र आंदोलन और अंतरिम सरकार ने तैयार किया है, ताकि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाह ना बन सके। इसमें प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमित करने और न्यायपालिका को पूरी तरह आजाद करने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। जनता ने इसे भारी समर्थन दिया है, जिसका मतलब है कि नई सरकार को अब पुराने नियमों से नहीं बल्कि इन नए नियमों से देश चलाना होगा। जरा सोचिए, एक तरफ बीएनपी गठबंधन को 212 सीटों का भारी बहुमत मिला है, जो उन्हें किसी भी फैसले को लेने की असीमित ताकत देता है, और दूसरी तरफ जनता ने जनमत संग्रह के जरिए यह भी कह दिया कि हमें अब कोई दूसरी शेख हसीना नहीं चाहिए। एक अजीब विरोधाभास है। क्या तारिक रहमान, जो इतने सालों बाद सत्ता के करीब हैं, इन संवैधानिक बेड़ियों को स्वीकार करेंगे, या फिर ये प्रचंड बहुमत उन्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस पर पिछली सरकार चल पड़ी थी? 1.5 साल पहले जब छात्रों ने सड़कों पर खून बहाया था तो उनका मकसद सिर्फ चेहरे बदलना नहीं था, सिस्टम बदलना था। चेहरा तो बदल गया है, खालिदा जिया की पार्टी वापस आ गई है, लेकिन क्या सिस्टम बदला है? इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। पहले चुनाव और उसके नतीजों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश में 300 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन चुनाव 299 पर ही हुआ, क्योंकि खुलना सीट पर एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी। फाइनल नतीजों के मुताबिक बीएनपी और उसके सहयोगी दलों को 212 सीटें मिली, जैसा मैंने अभी बताया था। जमाते इस्लामी और उसके गठबंधन ने 77 सीटों पर कब्जा किया, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। इनके अलावा 4 सीटों पर छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब उस शख्स की बात करते हैं जिसकी चर्चा इन चुनावों में सबसे ज्यादा है, तारिक रहमान। 17 साल, इतना वक्त काफी होता है किसी की यादों को भुला देने के लिए या फिर किसी को और ज्यादा खतरनाक बना देने के लिए। तारिक रहमान के लिए ये 17 साल लंदन की सर्दी में बीते, लेकिन बांग्लादेश की सियासत में उनकी गर्माहट बरकरार रही। दिसंबर 2025 में जब वो अपनी बीमार मां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को देखने ढाका लौटे तो हजारों की भीड़ थी, कटआउट्स थे, नारे थे, और अब फरवरी 2026 में वो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि ये वापसी बदले की कहानी है या परिपक्वता की? तारिक रहमान, जिन्हें बांग्लादेश में तारिक जिया भी कहते हैं, जिया परिवार की विरासत है। उनकी मां खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 2008 में जब तारिक को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने खुद को राजनीतिक शिकार बताया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया गया
और रिहाई के बाद इलाज के नाम पर वो लंदन चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उस दौरान उन्हें भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक तक कह दिया गया था। तारिक ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और पिछले साल उन्हें बरी भी कर दिया गया। शेख हसीना के राज में लंदन से तारिक ने अपनी पार्टी बीएनपी को ढहते देखा, नेताओं को जेल जाते देखा, दफ्तर बंद होते देखे। लेकिन जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के बाद जब शेख हसीना का सत्ता से तख्ता पलट हुआ, तब तारिक के लिए वापसी का रास्ता साफ हो गया। दिसंबर 2025 में वापसी के बाद उन्होंने अपनी टोन बदली है। अब वो भड़काऊ भाषा की जगह संयम और सुलह की बात करते हैं। उनका मैसेज था पीपल्स ओनरशिप ऑफ द स्टेट, यानी राज्य पर लोगों का स्वामित्व और संस्थानों को फिर से खड़ा करना। इन बातों से उन्होंने बीएनपी के समर्थकों में नई उम्मीद जगाई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद तारिक ने भारत के लिए जो सबसे अहम बात कही, वो एक नया समीकरण खड़ा करती है। उनका नारा है फ्रेंड यस, मास्टर नो, यानी दोस्ती को हां, गुलामी को ना। शेख हसीना के दौर में भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेहद करीबी थे। कई मामलों में बांग्लादेश भारत की चिंताओं को प्राथमिकता देता था। लेकिन अब तारिक रहमान ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी चलेगी। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के लिए समर्थन जताया। अब सवाल उठता है कि क्या 17 साल का वनवास तारिक को परिपक्व नेता बना पाया है, या फिर ये शेख हसीना और अवामी लीग के खिलाफ बदले की राजनीति होगी। अभी तो तारिक के भाषण और रवैये में संयम दिख रहा है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कमजोर है, संस्थाएं टूटी हुई हैं और सबसे बड़ी बात, विपक्ष में जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी बैठी है। तारिक की असली परीक्षा अब शुरू होगी। जमाते इस्लामी चुनाव में हारी जरूर है, लेकिन असल मायने में सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है। 300 सीटों वाली संसद में जमात को सिर्फ 68 सीटें मिली। बेशक ये हार है, क्योंकि बीएनपी को उससे कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन जमात खुद को हारा हुआ नहीं मान रही। उन्होंने नतीजों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उन्हें प्रक्रिया से संतुष्टि नहीं है। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। जमात को उम्मीद थी कि वो सत्ता में हिस्सेदार बनेगी या कम से कम बीएनपी के बराबर तो आएगी, लेकिन जनता ने जमात को वो जनादेश नहीं दिया। कारण शरिया कानून की वकालत, महिलाओं के अधिकारों का विरोध, स्टूडेंट विंग से जुड़ी राजनीतिक हिंसा की कहानियां और अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप। ये सब चीजें लोगों के दिमाग में थी। लेकिन नतीजे की असली कहानी ये नहीं है कि जमात को कितनी सीटें मिली, बल्कि ये कि वो सीटें उन्हें कहां मिली, और यहां से भारत के लिए चिंता शुरू होती है। जमात को रंगपुर और खुलना डिवीजन में बेहद मजबूत नतीजे मिले हैं। रंगपुर वो इलाका है जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक है। ये कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है और रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। खुलना डिवीजन पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से सटा है। सतखीरा, कुश्तिया और खुलना बेल्ट के कुछ हिस्से जमात के सबसे मजबूत क्षेत्र बन गए। खुफिया एजेंसीज के आकलन के मुताबिक इसे खतरे में बढ़ोतरी की तरह देखा जा रहा है। इन इलाकों में जमात की विचारधारा तेजी से फैल रही है। 2024 में जब बांग्लादेश में उथल-पुथल चल रही थी, तब सिलहट में जमात के कार्यक्रमों को लेकर असम मेघालय बॉर्डर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ था। खुफिया एजेंसीज को डर था कि जमात के लोग सीमा पार घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। अब जब उनकी पार्टी संसद पहुंच गई, वो भी उन इलाकों से जो भारत के बॉर्डर से सटे हैं, तो चिंता बढ़ना लाजमी है। सवाल है कि क्या एक मजबूत जमात भारत के लिए खतरा है? तो जवाब शायद हाँ है। जमात इस्लामी की विचारधारा कट्टरपंथी इस्लाम पर आधारित है और उनका इतिहास 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ देने का रहा है। अब अगर वो चिकन नेक और पश्चिम बंगाल बॉर्डर वाले इलाकों में राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, तो भारत की सुरक्षा के लिए ये गंभीर मुद्दा बन सकता है। क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? ये सवाल अभी शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इशारे जरूर मिल रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब उतने आसान या उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने शेख हसीना के दौर में थे। तारिक रहमान की बीएनपी ने जमात को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया है
और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है। ये भारत के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन विपक्ष में बैठी एक मजबूत जमात भी कम खतरनाक नहीं। इस चुनाव में एक और बात चौंकाने वाली रही। हालांकि इसको चौंकाने वाली नहीं कहेंगे, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में जो हालात बने उससे काफी हद तक साफ हो गया था कि आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों का स्तर क्या होने वाला है, खासकर हिंदुओं का। अब जब नतीजे आ गए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 300 सीटों वाली संसद में इस बार सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए, गयोश्वर चंद्र रॉय, निताई रॉय चौधरी और दीपेन देवान, जबकि शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के दौरान संसद में हिंदू सांसदों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा बौद्ध समुदाय से साचिंग प्रू सांसद बने हैं, जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2009 से 2014 की संसद में 16 हिंदू सांसद थे। 2014 से 2019 में ये संख्या बढ़कर 17 पहुंची। 2019 से 2024 में करीब 14 अल्पसंख्यक सांसद थे। तो गहराई से देखें तो 2026 की तस्वीर बेहद गंभीर है। बांग्लादेश की लगभग 8% आबादी हिंदू है, लेकिन 300 सीटों वाली संसद में सिर्फ 3 हिंदू सांसद, मतलब प्रतिनिधित्व सिर्फ 1%। यह पिछले 2 दशक में अल्पसंख्यकों का सबसे कम प्रतिनिधित्व है। शेख हसीना के दौर में यह संख्या 14 से 20 के बीच रहती थी, ज्यादातर आवामी लीग के टिकट पर। अब आवामी लीग बैन है, हसीना भारत में निर्वासन पर है और हिंदू सांसदों की संख्या धाराशायी हो गई है। इस चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 10 महिलाएं भी थीं। 60 में से 22 राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे थे। बीएनपी ने 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 4 जीत पाए, लेकिन कुल संख्या फिर भी बहुत कम रही। वजह, वोट का ध्रुवीकरण। ऐतिहासिक तौर पर हिंदू मतदाता हमेशा आवामी लीग के साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन बीएनपी और जमात के इतिहास ने हमेशा उनमें अविश्वास पैदा किया है। इस बीच बांग्लादेश के चुनाव में एक और दिलचस्प मिस्ट्री सामने आई, बीजेपी की जीत। जी हां, बांग्लादेश में भी एक बीजेपी है जो 1 सीट जीती है, लेकिन ये भारत की भारतीय जनता पार्टी नहीं है और ना ही इसका कमल चुनाव चिन्ह से कोई लेना देना है। बांग्लादेश में बीजेपी का मतलब है बांग्लादेश जातीय पार्टी। इसके चेयरमैन हैं बैरिस्टर अंदलीब रहमान पार्थो, जो बीएनपी के सहयोगी के तौर पर भोला 1 सीट से जीते हैं और उनका चुनाव चिन्ह है बैलगाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो तारिक रहमान के फ्रेंड यस मास्टर नो वाले नैरेटिव को और पुख्ता करती है, वो ये है कि बांग्लादेश के इस चुनाव में साइकिल, हाथ और हाथी जैसे भारतीय चिन्हों वाली पार्टियों का पूरी तरह सफाया हो गया। भारत में चिन्ह समाजवादी पार्टी साइकिल, कांग्रेस हाथ और बसपा हाथी के हैं। बांग्लादेश की राजनीति में अब इंडिया आउट का नैरेटिव इतना मजबूत हो गया है कि भारत को कोसना और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना चुनाव जीतने का सबसे आसान शॉर्टकट बन गया है। हिंदू प्रतिनिधित्व में इतनी बड़ी गिरावट क्या संकेत देती है? क्या यह सिर्फ चुनावी राजनीति है या व्यवस्थित तरीके से हाशिए पर डालने का इशारा है? क्या चुनाव से पहले हुई हिंसा अब संस्थागत रूप ले लेगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव के साथ साथ एक और वोटिंग हुई थी, एक जनमत संग्रह, और उस रेफरेंडम में जो पास हुआ वो एक ऐसा कागज है जो तारिक रहमान को प्रचंड जीत के बावजूद कमजोर प्रधानमंत्री बना सकता है। इस कागज का नाम है जुलाई चार्टर या जुलाई नेशनल चार्टर 2025। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक रेफरेंडम में 60.26% मतदान हुआ और जितने लोगों ने वोट डाले उनमें से लगभग 70% ने हाँ कहा। तो आंकड़ों में कहें तो 4 करोड़ 80 लाख वोटर्स ने हाँ में वोट किया, जबकि 2 करोड़ 25 लाख ने ना। इसका मतलब साफ है, बांग्लादेश की जनता चाहती है कि जुलाई चार्टर को लागू किया जाए और अब तारिक रहमान की सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें इसे 270 दिन के अंदर लागू करना ही होगा। इसके लिए नई संसद संवैधानिक सुधार परिषद के तौर पर काम करेगी और संविधान में बदलाव करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जुलाई चार्टर चीज क्या है? दरअसल ये 84 सूत्रीय सुधार का प्रस्ताव है, जिसे अक्टूबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने तैयार किया था। इस पर 33 राजनीतिक दलों ने साइन किया था। ये चार्टर जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की विरासत है, उस आंदोलन की जिसने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया था।
इसलिए इसका नाम जुलाई चार्टर है। यूनुस सरकार ने कहा कि यह बांग्लादेश को तानाशाही से बचाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल है कि यह चार्टर असल में करेगा क्या? तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव है प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कैंची। पहले बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के पास लगभग असीमित ताकत थी। शेख हसीना 15 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रही और वो एक साथ प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और लीडर ऑफ द हाउस तीनों पद पर थी। जुलाई चार्टर कहता है कि अब कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। यह टर्म लिमिट है। 2 बार से ज्यादा किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा और प्रधानमंत्री अब पार्टी चीफ नहीं रह सकता, हालांकि वो लीडर ऑफ द हाउस बन सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी। बांग्लादेश अभी संसदीय प्रणाली है जहां प्रेसिडेंट सिर्फ औपचारिक प्रमुख है, लेकिन चार्टर कहता है कि राष्ट्रपति को ज्यादा पावर्स मिलेंगी और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी दोषी को माफी देगा तो पीड़ित के परिवार की सहमति जरूर होगी। मतलब राष्ट्रपति पद अब सिर्फ रबर स्टैंप नहीं रहेगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि संसद में अब 2 सदन होंगे। अभी बांग्लादेश में सिर्फ 1 सदन है, जातीय संसद जिसमें 300 सीटें हैं, लेकिन अब एक अपर हाउस भी बनेगा जिसमें 100 सदस्य होंगे। यह अपर हाउस आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बनेगा। मतलब अगर किसी पार्टी को चुनाव में 30% वोट मिले तो अपर हाउस में भी उसे लगभग 30% सीटें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी संवैधानिक संशोधन पास करने के लिए इस अपर हाउस का बहुमत जरूरी होगा। मतलब प्रधानमंत्री चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर अपर हाउस में उसके पास बहुमत नहीं है तो वो संविधान नहीं बदल सकता। इसके अलावा चार्टर में और भी बदलाव हैं, जैसे कार्यवाहक सरकार प्रणाली वापस लाना, स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाना, न्यायतंत्र को ज्यादा स्वतंत्र बनाना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और विपक्ष को संसद में ज्यादा अधिकार देना। कार्यवाहक सरकार प्रणाली वो है जिसमें चुनाव के वक्त एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार बनती है। यह सिस्टम 2011 में खत्म कर दिया गया था और अब इसे वापस लाया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर और संसदीय समिति के अध्यक्ष को विपक्ष से चुना जाएगा और 2024 की जुलाई क्रांति में जो छात्र और कार्यकर्ता शामिल थे उन्हें भी कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। सुनने में ये सब बदलाव लोकतांत्रिक और सकारात्मक लगते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होती है तारिक रहमान की असली मुश्किल, क्योंकि इसको लागू करने के लिए बीएनपी और जमात में खूनी लड़ाई हो चुकी है। जमात इस्लामी शुरू से ही इस चार्टर की सबसे बड़ी सपोर्टर रही है। जमात चाहती थी कि पहले रेफरेंडम हो, चार्टर पर मुहर लग जाए, तब चुनाव हो, लेकिन बीएनपी इसके पूरी तरह खिलाफ थी। बीएनपी को लग रहा था कि ये यूनुस की चाल है अपने अनडेमोक्रेटिक शासन को वैध करने की। बीएनपी ने आरोप लगाया कि यूनुस ने चार्टर में जो चीजें रखी हैं वो मूल चार्टर में नहीं थी, लेकिन अब जनता ने 70% बहुमत से हाँ कह दिया, इसलिए बीएनपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब तारिक रहमान की दुविधा समझिए। उनके पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन अगर वो जुलाई चार्टर लागू करते हैं तो खुद की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। 10 साल की टर्म लिमिट उनके लिए भी लागू होगी। अपर हाउस में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जमात को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा और फिर संवैधानिक बदलावों के लिए उनकी सहमति जरूरी होगी। और अगर तारिक चार्टर को लागू नहीं करते तो बांग्लादेश के कानून विशेषज्ञ कहते हैं चार्टर लागू करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मतलब साफ है, अगर तारिक नहीं मानते तो सड़कें फिर से लाल होंगी। जमात और एनसीपी जो विपक्ष में है इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर सकते हैं। जुलाई चार्टर लागू करना तारिक रहमान की घरेलू चुनौती है, लेकिन उनकी विदेश नीति की परीक्षा उससे भी बड़ी है और उस परीक्षा का केंद्र है भारत। खासकर एक नाम जो भारत में शरण लिए बैठी है और बांग्लादेश की नई सरकार जिन्हें वापस लाना चाहती है, शेख हसीना। जीत के कुछ घंटों बाद ही बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने साफ कर दिया कि हम हसीना के प्रत्यर्पण की मांग जारी रखेंगे। यहां मैं बता दूं कि नवंबर 2025 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए फांसी की सजा दी थी। इसलिए बांग्लादेश लगातार भारत सरकार से इस हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन भारत के लिए यह आसान फैसला नहीं है। हसीना 15 साल तक भारत की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स को शरण नहीं दी, पाकिस्तान और चाइना को दूर रखा और भारत की हर रणनीतिक चिंता को प्राथमिकता दी। अब अगर भारत उन्हें वापस भेजता है तो ये सिग्नल जाएगा कि भारत अपने सहयोगियों को संकट में अकेला छोड़ देता है, और अगर नहीं भेजता तो नई बीएनपी सरकार के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो जगह बनाई है वो भारत के लिए और भी बड़ी चिंता की बात है।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बीएनपी के कई डेलीगेशन चीन गए। नवंबर 2024 में 4 सदस्यीय टीम और 2025 में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, लेकिन एक भी आधिकारिक बीएनपी डेलीगेशन दिल्ली नहीं आया। जनवरी 2026 में पाकिस्तान के साथ 14 साल बाद सीधी उड़ानें शुरू हुई। ऐतिहासिक तौर पर भी बीएनपी और पाकिस्तान के रिश्ते काफी बेहतर रहे हैं। तारिक रहमान ने जरूर बांग्लादेश फर्स्ट और नॉट दिल्ली नॉट पिंडी का नारा दिया है, लेकिन उनके एक्शन से लगता है कि भारत की तरफ उनका झुकाव कम है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी, लेकिन तारिक का जवाब ठंडा रहा। मतलब यह दिखाने की कोशिश हुई कि अगर भारत हसीना को रखेगा तो रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। लेकिन एक राहत की बात जरूर है, जमाते इस्लामी सत्ता में नहीं है। भारत के लिए ये लेसर ऑफ द टू इविल्स, यानी दो बुराइयों में से कम बुरी वाली स्थिति है। कम से कम बीएनपी के साथ बातचीत का रास्ता तो खुला है, जबकि जमात की विचारधारा तो आपको पता ही है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रहा, बल्कि एक पहेली बन गया है। शेख हसीना को रखें या भेजें, चीन के बढ़ते दखल को कैसे रोकें और बीएनपी के साथ रिश्ते कैसे बनाएं। लेकिन असली पहेली तो बांग्लादेश के अपने भविष्य को लेकर है। क्या जुलाई चार्टर धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देगा? क्या 77 सीटों वाली जमात संविधान को इस्लामिक रंग दे सकती है? क्या तारिक रहमान अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे, या फिर दीपू चंद्र दास जैसी लिंचिंग संस्थागत रूप ले लेगी? बांग्लादेश अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सुधारवादी चार्टर है, दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात का दबाव, और भारत को अब एक दोस्त नहीं बल्कि एक पेशेवर पड़ोसी की तरह डील करना होगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5-2 साल से, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, शेख हसीना को निकाला जाना हो, तारिक रहमान की वापसी हो, फिर ये चुनाव और जुलाई चार्टर, इन सब पर आपकी क्या सोच है, और खासकर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर? अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिखकर जरूर भेजिए।